हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, ये लेक्चर के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होने वाली है जो है डेथ, जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट, और जो हमने पढ़ा उसका तीसरा पार्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये टॉपिक हमने पढ़ने की शुरुआत की थी, और इसके इनिशियल लेक्चर्स जो थे ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे किसके, एडमिशन के और अपना रिवैल्यूएशन एडमिशन और रिटायरमेंट का। अब देखो, लेक्चर्स इतने मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स आपने देखे हैं, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पसंद भी किए हैं। अब देखो, क्या फीस वगैरह क्या नहीं, ये आपको वीडियो में ऑलरेडी पता चल चुका है, या स्लाइड्स तो आई जाएगी, आपके पास नंबर्स भी है हमारे, अगर नहीं है तो वीडियो पे हम फ्लैश करते रहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स का बुक्स चाहिए तो हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी हम आपको कोरियर कर देंगे। अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए, बहुत जन का चाहिए था कि सर हमें वीडियो लेक्चर्स तो हमें अभी फ़िलहाल अगर नहीं चाहिए तो बुक्स भी आप ले सकते हो। लेकिन आप देखो, आपको जो पढ़ाई है वो हमने आपके मोबाइल तक ला के रख दी है, या तो आपके डेस्कटॉप तक ला के रख दी है, और हमने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है कि जो क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हो वो सेम एनवायरनमेंट का हमने ख्याल रखा है कि आप उसको पढ़ पाओ बस। लेकिन एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, डिसिप्लिन, कि जिस दिन आपको वीडियो आपको देखना है, मतलब देखना ही है, वो एक डिसिप्लिन जैसे होता था। आप कॉलेज जाते थे तो आपको पता है कि हमें ये टाइम है, हमारा कॉलेज का टाइम है, हम कॉलेज जाएंगे, तो आपको भी वैसे अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाना है, एक क्या बनाना है, पढ़ने के लिए उस समय आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, ठीक है ना। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, तो आप उसको भर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए, काफ़ी लोगों के साथ मैंने किए ही है। और हम देखो, अभी एग्ज़ाम हमें जैसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है कि मई में होने वाले हैं, या जब भी होगा, ठीक है। एग्जाम्स तो होने, बोर्ड इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। तो हम अकाउंट्स का तो क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, और मैथ्स का भी जैसे टाइम के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड होगी। उसके बाद एक चीज़ तो इतना क्लियर है, रिवीजन लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे सब बच्चों के लिए अपलोड होंगे, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना, और जितना हो सके वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो देखो। और अगर आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको सिंगल सब्जेक्ट्स लेने हैं, या 2 सब्जेक्ट लेने, कॉम्बो लेना है, या ऑल सब्जेक्ट लेना है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो प्लीज़ आप डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचेगा। ऑलरेडी अभी नवंबर एंडिंग है, और दिसंबर अभी आने वाला है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप प्लीज़ क्या कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को देखिए, और अपना जो लर्निंग है उसको स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपका वीडियो जो है कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए इंट्रोडक्शन है डेथ का जो चैप्टर है पार्टनरशिप के रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, सब कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई है, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे नया चैप्टर, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन हमने किया, रिटायरमेंट हमने किया, और डेथ, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है रिटायरमेंट का, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है, बाकी ये एक्सटेंशन ही है किसका, रिटायरमेंट का। अब देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ से ही आपको समझ में आता है, ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बस भगवान की देन है, भगवान ने जीवन दिया है तो उसी को हक है, वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। यमराज आएंगे, लेके जाएंगे, ये जो कहानी आपने मैथोलॉजिकल में आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो कि ये डेथ और जो बर्थ है, बराबर है, बर्थ और डेथ ये किसी के भी हाथ में नहीं है। तो अभी मैं डेथ को क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, तो डेथ इंसान की कोई भी वजह से हो सकती है, या तो वो सिक है, ठीक है, बीमार है, या अचानक से कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये बिजनेस में आप खुद एक सोच के चलो, देखो जब कोई इंसान अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, सोचो बिजनेस पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। आप प्रैक्टिकली आप इसे सोच के देखो ना, कभी आपने अचानक से, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई या कोई शॉप से आप हमेशा क्या करते रहेंगे, गुड्स खरीदते रहेंगे। अगर आपके केस में बात करो, आप बुक पेन आप खरीदते रहते हो, ठीक है, आप उसी दुकान से बचपन से आप खरीदते आ रहे हो, अचानक से
वो जो इंसान जो आपको देता था सब कुछ चीज़ें, सेल जो करता था, आप हमेशा जाते थे, आपको डिस्काउंट भी देता था, अरे उसकी डेथ तो छोड़ो, वो गांव भी चला गया। आप पूछते हो ना कभी कोई नया दिखता है, भैया वो किधर है, वो अंकल किधर गए, गांव गए हैं क्या? मतलब सोचो ना, तो ये तो बिजनेस है, इतनी बड़ी स्किल्स है, ठीक है ना, उस इंसान की, वो बिजनेस उसने चालू किया था, हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट की मेंबर हो उस बिजनेस का, उसकी डेथ हो चुकी है। सोचो आगे क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, लोगों का विश्वास रहेगा कि नहीं रहेगा बिजनेस पे, कि वो इंसान था पेमेंट में एकदम पक्का था, अपनी बातों का पक्का था, जो डील्स हम उनके साथ करते थे सब कुछ क्या होता था वैसा ही चलता था, कभी इंसान आगे मतलब जो बोला है वो उसने किया है, ठीक है ना। जब माल चाहिए था माल अवेलेबल करवा दिया, गुड्स, ताकि क्योंकि बिजनेस क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटी पे निर्भर करता है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे निर्भर करके कोई भी काम चलता नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे थियरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पे है, इट्स करेज नॉट लक, ठीक है, इट्स करेज नॉट लक टेक्स अस थ्रू टू द एंड ऑफ द रोड। मतलब आपने जो डिसीजन लिया है अभी, क्या 12th स्टैंडर्ड में हमें अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये ऐसे ही लक से आ जाएगा क्या? नहीं, आपको सबसे पहले तो एक अंदर से कि यस मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, सिचुएशन जैसी भी हो, ठीक है, बस मुझे पढ़ाई करना है, रोज का मुझे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई तो हम करते ही रहेंगे, वो कुछ भी हो जाए। हम जो रात का समय है हमारा 8 से 10 का पढ़ाई करने का, वो हमारा ही समय, वो हमारी खुद की पढ़ाई का है, मतलब बुक के साथ हम लेके बैठेंगे। इसका ये नहीं मतलब है कि हम वीडियो देखें या हम कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो दूसरों की पढ़ाई हो रही है। आप यहाँ पे अभी देखो वीडियो देखोगे, ये मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, ये आप पढ़ाई नहीं बोल सकते हो कि हम 2 घंटा बैठे हमने पढ़ाई की। पढ़ाई कब होगी? जैसे ही आपने 2 लेक्चर देख लिए, उसके जितने भी चीजें आप वापस से रिकलेक्ट करो, आप खुद से बैठ के वापस से कर रहे हो, उसको आप गिनना चालू करो, वो आपकी असल में पढ़ाई होगी। तो ये वही चीज आपको यहाँ पे मैं डिनोट कर सकता हूँ आपके लाइफ पे प्रोवर्ब जो होता है, इट्स करेज नॉट लक। तो आप अंदर से पहले ये कर लो कि यस मैं अभी करने वाला हूँ पढ़ाई, कुछ भी हो जाए, मुझे ये चैप्टर नहीं समझा है, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, क्या बताया था सर ने, या जो भी है मैं रीड करूंगा, थियरी पढ़ूंगा, समझूंगा, डाउट होगा पूछूंगा, अपने फ्रेंड्स को पूछूंगा, सर को पूछूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। विच टेक अस थ्रू टू द एंड ऑफ द रोड। तो आप एक दिन तो पहुंच जाओगे, ठीक है ना, कभी भी होगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लाइफ में भी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग तो देखेंगे, और मेन सेटलमेंट है, क्या है मेन यहाँ पे, ठीक है। मेन क्या पढ़ने वाले हो आप, ये सेटलमेंट पढ़ने वाले हो, अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज डेथ पार्टनर। मतलब अभी जो इंसान की डेथ हो चुकी है वो तो पैसे लेके जाने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पैसे कौन लेके जाने वाले, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज। डिसीज मतलब जो इंसान डेथ हो चुका है उसको डिसीज या तो डेथ पार्टनर बोलते हैं, डिसीज थोड़ा अच्छा लगता है, साउंड करता है, और कुछ नहीं है। तो वो इंसान जैसे उसकी उनकी वाइफ होगी तो वो पैसे लेगी, या उनके बच्चे होंगे वो किसको पैसे देना है, ठीक है ना, तो वो सब चीजें होंगी। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो हमने बार बार किया था, रिटायरमेंट और डेथ में भी सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वापस से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गुडविल का, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन, वापस से आप बनाओगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर की डेथ हुई है, पार्टनर का हक था, जिस दिन डेथ हुई है उसके पहले तक जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है उस पे उसका हक है, उसका मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है और डिसीज पार्टनर के, उनका पूरा का पूरा हक है बिजनेस में, वो उनको मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है अपना ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो भी सेटलमेंट करना है सब चीजें करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्या काम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से 5 उसके सॉल्यूशन दे दिए, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से अनसॉल्व्ड है जिसके सॉल्यूशन आपको लाने हैं, टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स है, और कुछ एमसीक्यू है जो फाउंडेशन लेवल के प्रॉब्लम्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, मीनिंग, ठीक है ना, देखते हैं जरा, रीड करते हैं और एक एक चीज समझते हैं, को डिकोड करते हैं एक एक चीज को। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सीज टू एग्जिस्ट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब भी पार्टनर की डेथ होगी जो है क्या हो जाएगा, फर्म में सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, फर्म में सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, खत्म हो चुकी है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, क्योंकि कोई इंसान की क्या हो चुकी है, डेथ। कॉमनली नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसको चेंजेस करके नई डीड बनाई जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मे come to an end due to death of a partner, but
बिजनेस वो वाला तो खत्म हो चुका है, बट अदर पार्टनर्स शाल कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब क्या हुआ, पहले एंड हुआ है, ठीक है ना, बट जो दूसरे पार्टनर है वो क्या करना चाहते हैं, फर्म को चलाना चाहते हैं। इफ पार्टनरशिप मेक सच प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, अगर ये डीड में मौजूद है तो अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस इज डेड, मतलब वो बिजनेस ही खत्म हो चुका है किसी पार्टनर के डेथ के साथ, क्योंकि नई डील्स करनी पड़ेगी, तो पुराने पार्टनर का भी तो उसके अंदर है, तो वैसा चलने वाला नहीं, नई एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और ये भी कब पॉसिबल, जब आपका पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है तभी ये पॉसिबल, और मोस्टली होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टनर हु रिटायर, सॉरी कंपल्सरी रिटायर ड्यू टू डेथ, अब यहां पे देखो क्या है, कंपल्सरी रिटायर, अब यहां पे रिटायर क्या हो गया, डेथ हो चुका है, तो इस नोन एज डिजीज पार्टनर। तो जो पार्टनर डेथ की वजह से रिटायर होते थे कि अब वो बिजनेस करने वाला नहीं है, इसके पहले चैप्टर में अलग केस था, वो हेल्थ इश्यूज की वजह से जा रहा है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, पर्सनल लाइफ, जैसे कि कोई पार्टनर है उसके बच्चे फॉरेन में है, तो वो चाहता है कि आगे की जो जिंदगी है 15-20 साल, वो चाहता है कि जाके फॉरेन में अपने बच्चों के साथ रहे, ठीक है, या कोई दूसरे स्टेट में उनके साथ वो टाइम गुजारना चाहता है, बच्चों के बच्चों, ठीक है, तब तक वो पोते पोते हैं उनके साथ खेलना चाहता है, तो या खुद बीमार है या वो बिजनेस से ही उब चुका है, तो वहां पे उसकी डेथ नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर कंपल्सरी रिटायर हो रहा है ड्यू टू डेथ, इज नोन एज डिसीज पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर की क्या हो चुकी है, हकीकत में डेथ हो चुकी है। द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर आर सिमिलर टू अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट, द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन डेथ आर सिमिलर टू दोज अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट। तो ये कैसे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है, किसके बेसिस पे, रिटायरमेंट जब होता है ना वैसा ही एग्जैक्टली, कुछ ऐसा कुछ अलग नया कुछ यहाँ पे करना नहीं है, कुछ भी नहीं नया है, रॉकेट साइंस कोई अलग तरीके से हमको कुछ बोलते हैं ना, एकदम साइंटिफिक मेथड वगैरह कुछ भी नहीं है। बेसिक जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट में जो बेस क्रिएट हुआ है हमारा, वही हमको यहाँ पे काम आने वाला है। तो आप कोई चीज़ ऑप्शन नाम की चीज़ नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ चीज़ें पढ़ाई करो, कभी ना कभी काम आने वाली है। Asset and liabilities have to be revalued and the resultant profit and loss has to be transferred to capital account of all partners including the deceased partner। तो यही तो आप पहले भी करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता था पार्टनर को दे दो। कौन से पार्टनर, पुराने पार्टनर, तो यहाँ पे पुराने पार्टनर कौन है, तीनों पार्टनर हो गए, ठीक है ना, एक की डेथ हुई है ना, उसके पहले तक का तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, या लॉस होगा वही बेयर करने वाले हैं। और एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को नहीं देते थे, पुराने जो पार्टनर थे उनको ही जाता था। रिटायरमेंट के अंदर तीनों पार्टनर को जाता, क्योंकि एक अलग हो रहा है, तब तक का तो उसको लॉस और प्रॉफिट बेयर करना है, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को नहीं मिलता, इसलिए मैं ओल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, उस सेंस में। आई होप क्लियर होगा आपको। अदर पार्टनर्स विल हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर डिसीज पार्टनर अकाउंट विथ इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, अदर पार्टनर्स विल हैव टू मेक अरेंजमेंट, पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करो, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टनर है ना, लीगल जो जिसकी डेथ हुई है उसके जो बीवी बच्चे हैं, जो भी लीगल हायर है उनके, उनको सेटल करना है, ठीक है, एंटाइटल टू, क्या क्या उनको मिलना है, कैपिटल जो बचा हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया था वो, रिजर्व्स जो भी, क्योंकि उनके ही तो प्रॉफिट से रिजर्व अलग निकाले गए थे, तो उसमें से पैसा, गुडविल का पैसा, फिर क्या चौथी चीज प्रॉफिट एंड लॉस, जो पिछला कुछ बचा रहेगा वो, या करंट ईयर का कुछ होगा, वो सब चीजें किसको जाना है ऑन रिवैल्यूएशन पे, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अलग से बताया था, एंड एनी इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू ऑन हिज डेथ, कुछ भी अमाउंट ड्यू है तो डेथ पे वो सब चीजें क्या होगी, यहाँ पे आपको उनको देनी है, आपको मतलब जो बचे हुए जो पार्टनर्स है ना, जो बिजनेस आगे चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, वो एक्चुअली चलाएंगे, क्योंकि डेथ हुई है, सही बात है, दुख है सबको, ठीक है ना, लेकिन उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है, तो नए सिरे से बिजनेस को चालू करेंगे, सेम नाम आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, तब क्या करेंगे, एनओसी वगैरह जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, जिसका डेथ हुआ है वो लीगल है, लिख के दे देंगे, हमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना इतना पैसा हमें मिलना था, हमारे हक का हमें मिल चुका है, बाकी ये पार्टनर्स आगे बिजनेस कैरी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लीगल आयर है वो भी उस बिजनेस में ज्वाइन कर लें और नया पार्टनरशिप हम वापस से चालू कर दें, लेकिन पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको रीड करने का, चलो ये आप पढ़ लो, ये साथ में ही खत्म करते हैं, इतना रीड कर लो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज डेट पार्टनर। अमाउंट पेएबल, मैं डायरेक्टली पेएबल पे आ रहा हूँ, क्या क्या अमाउंट उनको पे करेंगे, ये सब चीजें आपने की हुई है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करते हैं। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेटिव लोन अकाउंट। देखो यहाँ पे नॉमिनी मतलब जिसके नाम पे है, या किसी को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी बंदे को रखा गया उसको बोले जाएगा एग्जीक्यूटर, या एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट, कुछ उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, बाद में पैसा देंगे, हाँ आपका इतना पैसा बनता है, इतना पैसा अभी सेटल कर लो, बाकी का पैसा हम देते हैं आपको टाइम में, ठीक है। एंड इट इज पेड टू देम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स। तो जो भी पेमेंट किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड जो जिस जगह पे धरती पे है जहां पे बिजनेस किया जाता है दैट इज इंडिया, वहां के जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो सब चीजें कंप्लायंसेस पूरे किए जाएंगे, तभी वो आगे पैसा रिलीज करेंगे, ठीक है ना। द रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या उसे मिल सकता है। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में पैसा है, कौन सा, जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था वो पैसा उसे मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे उसका मीनिंग देख लेते हैं, चलो वो बाद में रीड करते, पहले देख लेते हैं 5, पहले मैं आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, जो पैसा डाला था ना उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बनता है, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो वो पैसे भी उन्हें मिलेंगे, समझ में आ रहा है आपको, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यस गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा और जितना पार्टनर का बनता है उतना उसे देना पड़ेगा। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो क्रेडिट साइड में होता था ना जनरल रिजर्व, या कुछ पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट या क्रेडिट जो भी साइड में हो, एसेट साइड में हो तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट होगा, तो वो भी उनका जाएगा क्योंकि उनका हक का जो है वो उन्हें देना ही देना है। फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट तो यहां पे बनने ही वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अंदर का रीड करते हैं तो 2 बार हमारा पढ़ के हो जाएगा। पहला क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर, तो क्या क्या हो सकता है। द अमाउंट शोन इन द लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, तो जो डेथ के पहले, ऐसा तो नहीं कि 1 तारीख को डेथ होगी, 1 अप्रैल को ही, रिटायरमेंट 1 तारीख को ही हो रहा था, लेकिन डेथ तो थोड़ी प्लान डेथ होगी कि मैं इस दिन प्राण छोड़ने वाला, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं, तो ये कोई भी मिड डेट पे हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो लास्ट जो बैलेंस शीट बनी हुई है उस दिन के हिसाब से जो भी हिसाब किताब किया जाएगा और आगे का रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हिसाब किताब करके पार्टनर का काम का जो पैसा बनता है वो उसे दे दिया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द अमाउंट शोन इन द लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म कैन बी टेकन एज कैपिटल ऑफ द डिसीज, तो अमाउंट कौन सा, शोन इन द लास्ट बैलेंस शीट, तो वो वहां से बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। Interest on capital is calculated at the specific rate as provided in the partnership, तो specific rate कौन सी होगी, as provided in the partnership deed, ठीक है। From the date of last balance sheet till the date of that amount, के last balance sheet का डेट है उसके पहले का तो उसे मिला हुआ है, 31 मार्च का जो बैलेंस शीट है मतलब 1 अप्रैल का, उसका डेथ हुआ है कभी 1 अक्टूबर, तो 6 महीने हुए, तो 6 महीने का तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उस पीरियड की ये बात करके पहले का जो बैलेंस शीट बना है तब तो इंटरेस्ट मिल गया होगा ना पार्टनर को कैपिटल पे, अभी का नहीं मिला है। अभी का कब मिलता, 31 मार्च का जो हिसाब किताब होता उसके अंदर मिलता, पर वहां तक तो पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले एक पार्टनर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो उसको अक्टूबर तक मिलेगा, उसके आगे का मिलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आप उसके अकाउंट्स क्या कर रहे हो, सेटल कर रहे हो। फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पहले ये जो हिसाब किताब करके कैपिटल में डाल दो, तो कैपिटल का बैलेंस टोटल बढ़ जाएगा ना, अभी 10 लाख है, 1 लाख इंटरेस्ट तो 11 लाख हो गया ना, बढ़ गया। तो समझे मैंने आपको क्या बताया कि जो इंटरेस्ट से जो भी पैसा पहले सब कैपिटल में डालोगे, फिर उसको कैपिटल क्लोज करके लोन या तो ट्रांसफर या तो जो भी पैसा देना एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में डाल दोगे, या तो कैश या बैंक से जो भी आप सेटल करोगे वहां से तो पेमेंट निकालोगे, क्लियर। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, goodwill of the firm is valued and then based on the data provided in the problem entry for the same is passed in the books of account exhaustively cover in the earlier chapter, तो ये कवर हो चुका है। तो ये आपको जैसे पूछेंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम जाएंगे, क्या कहाँ पे कैलकुलेशन करने बोलेंगे तो वहां पे हम कैलकुलेशन कर देंगे, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया होगा तो दिया होगा, तो हमको आता है कैसे करना है, ठीक है ना। तो जो भी है रेज्ड वगैरह सब चीजें हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ यहाँ पे अब ज्यादा कुछ नया सीखना नहीं है हमें। Share of undistributed profit and losses. This amount of reserves, accumulated profits distributed to all partners including deceased partner capital in its own profit sharing ratio or only to the deceased partner capital. क्योंकि बाकी पार्टनर लोग थोड़ी कुछ पैसा मांग रहे हैं, जितना जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसी को दे दो,
या तो सबको बांट लो, डिपेंड वो बाकी पार्टनर क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट बाकी पार्टनर का इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को सेटल करना है, यहाँ पे उसके अकाउंट्स को सेटल करना है। लीगल जो हायर है उनको बताना है कि यस आपका इतना पैसा बनता है, ये आपको मिलेगा हमारी तरफ से, तो उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी पार्टनर का कैपिटल का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उधर कुछ भी करो, अरे आपका सम टैली नहीं होगा, वो तो करना ही करना है, ठीक है। चलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। व्हेन एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, शेयर दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर इज क्रेडिटेड। मतलब क्या, जो भी पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है रिवैल्यूएशन करने पे, वो सॉरी पुराना क्या बोल रहा हूं, जो भी आएगा नुकसान फायदा वाला चीज था ना, हमने किया था यार, कितना करते आ रहे हैं हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो भी आप बनाना चाहो बना दो क्वेश्चन के हिसाब से। फिर उसका जो अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, लॉस आता है तो पार्टनर के डेबिट साइड में, तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, उसको बेयर करेंगे। सीधी सी बात है, पार्टनर डेथ हुआ है लेकिन उस दिन तक उसका हिस्सा प्रॉफिट में है तो लॉस में भी बराबर का है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब प्रॉफिट शेयर करना है अप टू द डेथ। मतलब सोचो ना, अप्रैल से बिजनेस चल रहा था, 30 अक्टूबर तक चल रहा है, ठीक है ना, 1 सितंबर को डेथ हुई है, तो 6 महीने का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। किसको मिलना चाहिए, 7 महीने हो गए, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 तो 7 महीना, तो 7 मंथ्स का प्रॉफिट मिला। तो ऐसे जो भी डेट होगी वो तो कैलकुलेशन बात की बात है। यहां पे आपको क्या समझना इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा है, ठीक है ना, तो वो भी उसे क्या करेगा, मिलेगा लीगल राइट्स को। तो व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड, ठीक है, सॉरी नीचे वाला, द डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द सर्विस ही हैज रेंडर्ड टू द बिजनेस टिल हिज डेथ। मतलब डेथ होने से पहले उनको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट बनता है वो पार्टनर्स उनको देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या मिलने वाला है, अब तक हमने क्या क्या देखा, क्रेडिट बैलेंस का जो भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो गुडविल, इंटरेस्ट कुछ उस पर बनता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या चीजें हमने देखी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास नीचे, सच शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन एजम्पशन बेसिस लाइक एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। आपको पता ही नहीं प्रॉफिट कब होगा, 6 महीने का प्रॉफिट क्या निकालोगे, आपने भी तो हिसाब किताब किया ही नहीं है, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था ऑन एन एवरेज इस साल भी इतना प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंटू प्रोपोर्शनेट पीरियड ऑफ वर्क बिफोर द डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज एक्रूड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। ये सब साइड में रखो। इन शॉर्ट, पढ़ना साइड में नहीं है, ये लिखना भी ऐसे ही है, इसका मीनिंग बता देता हूं। सोचो पिछले साल 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो इस साल भी मान के चलते 1 लाख प्रॉफिट होगा। पार्टनर अक्टूबर में 6 महीना पकड़ता हूं मैं, तो 1 लाख का कितना हो गया, 50,000 हो गया। क्या बोला मैंने, हाफ किस लिए किया मैंने, 6 महीने का प्रॉफिट 50,000 है, साल भर का 1 लाख है, तो उस 50,000 में तीनों पार्टनर का हक है, अगर 3 पार्टनर थे, एक का डेथ हो चुका है, तो फिर 6 महीने के लिए 50,000 है, ये पूरे फॉर्म का है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का कितना है, समझो कितना, 33%, तो डिवाइड बाय 3 कर दो 50,000 का, तो जो भी आंसर आएगा वो पार्टनर को देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हो भाई, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड ऑफ वर्क, कितने मैंने काम किया, 6 महीने, मल्टीप्लाई बाय एवरेज एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहां पे क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, ठीक है, पीरियड ऑफ वर्क 6/12 मतलब हाफ हो गया, और डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1 लाख का हाफ कितना हो गया 50,000, उसको डिवाइड बाय 3, वही मैंने आपको बताया। तो ये कैलकुलेशन इस हिसाब से आप लिखोगे और इस हिसाब से सॉल्व होगा। और जनरल एंट्री तो ये रही, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस किधर ना किधर हिट होगा और पार्टनर को निकलना चाहिए ना, प्रॉफिट जाना चाहिए, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल। अब उस पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो हमने क्या लिख दिया वहां पे, डिसीज लिख दिया।
बीइंग प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. However, if any amount of interest on drawing is paid to the deceased partner, देखो यहां पे क्या लिखा है, However, if any amount of interest or drawings, अब सिंपल सी बात है, पार्टनर पैसा ले रहा था तो जो ड्राइंग्स पैसे निकाले हैं पार्टनर ने उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, देन इट शुड बी डिडक्टेड, तो पैसा कटेगा भी. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, लॉस भी होगा तो पार्टनर से आप पैसा वसूल करोगे. तो वैसे ही जब पार्टनर को कैपिटल का पैसा मिलता है रखा हुआ, तो जो पैसा उसने विड्रॉ किया है उसका इंटरेस्ट का पैसा तो कटना चाहिए, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस से काट दो या फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काट दो तो भी चलेगा. ठीक है, इतना देखो, पहले कुछ डाउट आता है रीड कर लो. क्या सैलरी ऑफ पार्टनर, अगर उस पार्टनर को सैलरी कुछ मिलती रहेगी तो अप टू द डेट ऑफ डेथ उन्हें सैलरी भी मिलेगी. प्रॉफिट मिल रहा है तो सैलरी क्यों नहीं मिलेगा, ये जरूर मिलेगा. इफ पार्टनरशिप डीड कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एनी पार्टनर्स एट सर्टेन रेट, कुछ पर्टिकुलर रेट में उन्हें कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, जो भी सैलरी उनकी बनती है तो वो उन्हें दी जाएगी. देन इट मे बी पेड टू द पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम टिल द डेट ऑफ डेथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, till the date of death, and such amount should be credited to partners capital account. तो जो पैसा है पहले पार्टनर्स क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा लास्ट में क्लोज करोगे. ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग ड्यू एंट्री फॉर सैलरी पेमेंट टू डिसीज पार्टनर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पहले जितना भी पैसा है सैलरी का, प्रॉफिट का, रिजर्व्स का, वो सब चीजें आप किसको दोगे, सैलरी पे करोगे किसको, पार्टनर्स को. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड इंटरेस्ट. तो ये भी कौन सा ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी है ये भी वैसे का वैसे ही लोगे टिल द डेट ऑफ डेथ. ठीक है, ऑन स्पेसिफाइड रेट इज टू बी डेबिटेड, तो इसको भी आप डेबिट, मतलब इन शॉर्ट जो भी सेटलमेंट उन्हें पैसा काटना है तो डेबिट, पैसा देना है तो क्रेडिट. ये सब कहां पे होगा, पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में. ये रहा, ये देख लो. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीवियस ईयर लॉस इफ एनी कुछ होगा, ड्राइंग्स पैसा काटना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पैसा काटना है, गुडविल शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, जो भी एक्चुअल गुडविल है पुराने पार्टनर के शेयर से भी कटेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो भी अगर लॉस हुआ डेबिट साइड, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव, ये बैलेंसिंग एंट्री तो जाने दो, हम बाद में देखेंगे. जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलना चाहिए क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, इफ एनी मिलना चाहिए. गुडविल पार्टनर को मिल रहा है शेयर क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कुछ प्रॉफिट आया तो यहाँ पे, सैलरी है तो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पे, सब जगह इफ एनी. और ये साइड क्या है, डेबिट साइड, जो भी पार्टनर से वसूल करना है, पार्टनर को देना है क्रेडिट साइड, पार्टनर से वसूल करना है डेबिट साइड. एक ये चीज रह गई है, रह ही नहीं है, मैंने पहले वो सिंपल बता दी थी. चलो, शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी. तो जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसी चीज के लिए बनाई गई थी, इसी दिन के लिए, कि पार्टनर जब रिटायर होगा तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से रख दे, या पार्टनर की किसी की डेथ होगी तो जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आएगा वो हम किसको दे देंगे, पार्टनर को दे देंगे. तो ऐसा वो उनका था थिंकिंग. तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स जनरली गेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो जितने भी पार्टनर है सबके नाम पे क्या निकाला जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी. इफ एनी पार्टनर एक्सपायर्स, ठीक है, किसी की डेथ हो चुकी है, देन अदर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर देयर शेयर इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो अदर पार्टनर्स क्या है, उनका राइट बन जाता है और उसके हिसाब से जो भी सेटलमेंट किए जाते हैं. तो एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner and surviving or continuing partner carry on the business without any final settlement of accounts. देखो यहां पे क्या बोला हुआ है, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से रखना. एज पर सेक्शन 37 ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वेर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज टू बी पार्टनर, अदरवाइज मतलब
या वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, अदरवाइज और भी जो रीजन होंगे। एंड सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कुछ सेटल नहीं हुए, बिजनेस वो चला रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी सेटलमेंट बिटवीन द ऑनगोइंग पार्टनर एंड इज स्टेट देन द आउटगोइंग पार्टनर। मतलब जो भी बचे थे पार्टनर या सर्वाइविंग पार्टनर्स थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, अगर वो बिजनेस चलाते हैं किसी पार्टनर के डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसके अकाउंट सेटल नहीं होते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टनर जो लीगल हायर स्टेट जो भी बचता है ना, वो लीगल हायर के साथ उनको शेयर करना पड़ेगा। शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, वो उनको देना पड़ेगा, उनका हक है, क्योंकि उनका पैसा अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है। वो इंसान नहीं है रहा, इंसान नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उनका पैसा अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस चल रहा है, तो लीगल हायर्स को मिलना पैसा चाहिए, उनका हक है, तो वो पैसा वो कैलकुलेशन करके वो लोग देंगे। तो उसके लिए अकाउंट को पहले सेटल करना बहुत जरूरी हो जाता है, पहले प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार थक गया बोल बोल के, इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू डेट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर मैं थियरी भी नहीं पढ़ाऊँ और आपको डायरेक्टली सम चालू कर दो, आप बोलोगे सर वाह सही बताया आपने, लेकिन जरूरी है थियरी बताना, ठीक है, तो वो चीजें वैसे ही है, सब सेम है। Therefore, accounts to be prepared year आर एस फॉलो क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे भी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ये तो आपको पता ही है, और बैलेंस शीट आफ्टर डेथ एज ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उसके बाद अगले दिन फर्म की क्या पोजीशन है, तो वो चीजें बनाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि पार्टनर की डेथ हुई है तो अकाउंटेंट को बुलाओ हिसाब किताब करना चालू, भाई वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। उस दिन का के बाद का हिसाब किताब किया जाता है, होगा 15-20 दिन बाद या जो भी है, कि एक पार्टनर की डेथ हुई है, ये सब हिसाब किताब उस दिन ही लेके बैठने वाले नहीं हो। तो क्या क्या होगा, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, आगे चल के पार्टनर क्या रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ये सब आपने किया हुआ है, और कुछ भी सेटलमेंट अमाउंट जो ड्यू दिया है कैसे करना है, सेटलमेंट करना है, लोन लेना है, पार्ट पेमेंट करना है, जो भी चीजें होगी सब कुछ उसके हिसाब से होगा। बाकी यहाँ पे लेक्चर हम आज के लिए वाइंड अप करेंगे अभी के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह के में पढ़ेंगे। आपके लिए रखता हूँ मैं रिविजन के लिए। अब देखेंगे तो देखो, पहले तो रेशियोज हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये हम रिवाइज कर लेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिवीजन करके ही हम चालू करेंगे, ऐसे चालू नहीं करेंगे, तो ज़्यादा थियरी है भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली थियरी हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा थियरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सम्स चालू कर देंगे, ठीक है। प्लीज रिवाइज करते रहो, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, पढ़ना है हमें तो सब कुछ चीजें, ठीक है।